हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग मेथड की पार्ट सेकंड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पिछली क्लास में अपने टीचिंग मेथड के बारे में कुछ सामान्य बातें सीखी थी, उनको मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ ताकि पिछली कहानी से आप कनेक्ट हो जाएं कि अब तक अपने जो टीचिंग मेथड में सबसे पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से इस टॉपिक को शुरू किया था, उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था वो 1 मिनट में आपको रिकैप करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए, आपने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से इस टॉपिक को शुरू किया था। टीचिंग मेथड्स में पहला मेथड लिया था। अब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में पहली बात जो आपको बताई थी कि हिंदी जो है इसको आप 3 नाम दे सकते हैं। हिंदी जो है अपनी कैसी लैंग्वेज है, एक तरह से मदर टंग कह दो, चाहे इसको नेटिव लैंग्वेज कह दो, चाहे इसको फर्स्ट लैंग्वेज, आपको याद होगा। इसके बाद इंग्लिश अपने लिए सेकंड लैंग्वेज होगी, या इसको आप फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं, या इसको आप टारगेट लैंग्वेज, और या इसको आप न्यू लैंग्वेज कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब इस टीचिंग में जो है आप देख रहे हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, या यूं कहें कि इस जीटी मेथड की जो विशेषताएं, इसकी फीचर्स या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक वर्ड आपके सामने, इसकी क्या क्या खास बातें, इसकी विशेषताएं, इसके मेन पॉइंट्स, यानी इसकी इस मेथड की क्या विशेषताएं, इसमें क्या क्या बातें होती हैं। तो देखिए, इसकी पहली बात कि आप जानते हैं इस मेथड में मदर टंग जो है वो क्लास में टीचिंग के दौरान वो डोमिनेंट रहती है। यानी जब क्लास में टीचर इस मेथड से टीचिंग करवाता है, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाता है, तो पढ़ा तो फॉरेन लैंग्वेज रहा है, लेकिन वो मदर टंग में उसको मतलब ज़्यादा यूज करता है। दूसरी बात, जो भी टारगेट लैंग्वेज है, जो भी न्यू लैंग्वेज है, जो भी आपके लिए मतलब एक फॉरेन लैंग्वेज है, उस टारगेट लैंग्वेज आप कैसे पढ़ाएंगे? ट्रांसलेशन के थ्रू। टारगेट को टारगेट में नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं, बल्कि उसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तीसरी बात, ये मेथड जिस भाषा को आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी भाषा हो, उस लैंग्वेज के लिए की जो ग्रामर होती है, ग्रामर को लैंग्वेज की सोल मानता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रश्न ये पूछ सकता है कि विच मेथड कंसिडर्स, या विच मेथड कंसिडर्स ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, देन यू विल से जीटी मेथड। तो ये ग्रामर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, यानी ये कहता है कि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए सोल होती है, और इसीलिए ग्रामर को इस मेथड में अलग से यानी सेपरेटली पढ़ाया जाता है। अगली बात, ये ग्रामर को किस विधि से डिडक्टिवली पढ़ाता है। डिडक्टिवली का मतलब हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक, यानी पहले आप क्या देंगे? रूल, देन देंगे एग्जाम्पल। और ये बताया कि लैंग्वेज लर्निंग की कितनी स्किल्स होती हैं? 4 स्किल्स। इनका भी एक ऑर्डर होता है, और इनका ऑर्डर क्या होता है देखिए। ये देखिए, सबसे पहले जो बालक होता है वो किसी भी चीज़ को सीखने की भाषा के सबसे पहले लिसनिंग करेगा, देन वो स्पीकिंग, उसकी देन रीडिंग, और लास्ट जो है वो राइटिंग करेगा। इसको मैंने बताया था लसरा बोलते हैं, लसरा। तो पहली बात, पहला क्वेश्चन तो इन चारों का एक क्रम से बनता है। क्या बोलेंगे? सबसे पहले बालक क्या करता है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, छोटा बच्चा 2-3 साल का होता है, 1-2 साल का होता है, वो अपन जैसे बोलते हैं तो वो सिर्फ सुनता रहता है, और वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपने को वापस रेस्पॉन्ड करता है, स्माइल करके या रो करके, जो भी उसे अच्छा लगता है, बुरा लगता है। फिर धीरे धीरे वो स्पीकिंग करता है, जैसे छोटा बच्चा तुतला के बोलता है, दा, पा, मा, ऐसे, जिसमें टंग में कोई ग्लाइड नहीं हो, यानी जीभ मुड़ा जा, थोड़ा जोर आवे, वो सीधे शब्द जैसे बा, दा, ऐसे करना पड़ता है। उसके बाद हम स्कूल में भेजते हैं तो छोटी, मैंने कहा था कि वो ऐसी बुक होती है जिसमें चित्र वगैरह होते हैं, उनको देख देख के सीखता है, तो रीडिंग करना सीखता है, जैसे ए फॉर एप्पल वगैरह। और लास्ट में उसको अपन पेन या कॉपी या बढ़ता जो भी पट्टी वगैरह देते हैं, और फिर वो राइटिंग करता है। ये इसका नेचुरल ऑर्डर है। और ये भी कहा था कि इस मेथड में अपने आगे बात और बताएंगे, लेकिन पहले आप इसकी इतनी बात सुन लीजिए कि एक नेचुरल ऑर्डर से भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये जो लिसनिंग और रीडिंग है, इनके ऊपर आप देख रहे हैं इस एरो के निशान से, इन दोनों को अपन प्राइमरी स्किल्स बोलते हैं, जबकि रीडिंग और राइटिंग जो नीचे अंडरलाइन कर रखी है इस तीर से, आप देखें ये सेकेंडरी स्किल्स। तो अगर आपसे पूछे कि जो लैंग्वेज जो 4 स्किल्स हैं उनमें प्राइमरी स्किल्स कौन कौन सी हैं, तो सिंपली आप बोलेंगे साहब क्या है? लिसनिंग और स्पीकिंग। आपसे पूछे कि जो लैंग्वेज जो लर्निंग की जो 4 स्किल्स हैं उसमें सेकेंडरी स्किल्स कौन सी? रीडिंग और राइटिंग। लेकिन जो क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आता है रिसेप्टिव स्किल्स से आता है या प्रोडक्टिव स्किल्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोनों, रिसेप्टिव या प्रोडक्टिव। इन शब्दों में ही इनका उत्तर है। रिसेप्टिव एंड रिसीव, यानी ग्रहण, हम किसी चीज को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? या तो कोई ग्रहण या सीखना, जो सीखना है, जो ग्रहण कर रहे हैं हम, जो या तो सुन के कर सकते हैं या हम किसी चीज को पढ़ के सीख सकते हैं। तो देखिए, लिसनिंग
और इसको जोड़ा, देखो रीडिंग को जोड़ा है। लिसनिंग और रीडिंग कैसी स्किल है? रिसेप्टिव, यानी ग्रहण ग्राह्य, सीखने की। अब जो मैंने सीखा वो वास्तव मैंने सीखा नहीं सीखा, उसका आउटपुट जो है क्लास में टीचर ने कोई चीज़ हमको पढ़ा दी, अब हमारी कितनी समझ में आई उसको वो जानना चाहता है। तो या तो हमको कई बार कहता खड़ा हो चल तो बता, तो या तो हम बोल के उसका आउटपुट दे सकते हैं, या फिर कहता चलो मुझे लिख के दिखाओ, तो या फिर लिख के। तो जो प्रोडक्ट जो है ना, आपने जो क्या ग्रहण किया उसका उत्पाद यानी आपने कितना सीखा वो आप क्या बता सकते हैं, या तो स्पीकिंग करके और या राइटिंग करके बता सकते हैं। इनसे 1% आना लगभग 100% पक्का तय और बहुत ईजी है। आप देखना आराम से आप इसको बता सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। अब देखिए इतना ही पढ़ा था लास्ट क्लास में, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं, अब देखिए अगला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो इसी से बनेगी। अपन 2 बातें इसी से लिखेंगे। अगली बातें कैसे याद करो, जब क्लास में अपने इंग्लिश का जब टीचर पढ़ाने के लिए आता था तो आप आते ही जो भी उसका पीरियड होता था, कोई जो भी सेकंड थर्ड या जो भी चौथा पांचवा, तो आते वो क्लास में क्या कहता, सबसे पहले आते तुरंत अपनी बुक उठाई, या आपने से कहता हाँ चल मुझे किताब दो, जो किताब दी और उसने जो भी चैप्टर नंबर 3rd या 4th लेके रीडिंग स्टार्ट कर दिया। रीडिंग सीधा ही रीडिंग पे ध्यान दें। हाँ यस, निकालो पार्ट, नवा पार्ट निकालो। वंस देर वाजे ऐसे, वंस देर वाजे वैसे, ऐसे कर दिया। लास्ट में कहता ये पर्सन टिक लगा लो और घर से कर लाना। तो उस रीडिंग उसने करवा दी, राइटिंग अपन घर से कर लाई। यानी 2 स्किल्स को क्या किया, फोकस किया। 2 स्किल्स पे क्या किया, प्रैक्टिस किया। 2 स्किल्स पे क्या किया, पे अटेंशन किया। यानी उसने इन प्राइमरी स्किल्स को क्या किया, इग्नोर किया। क्या किया, इग्नोर किया, यानी इन पे ध्यान नहीं दिया, इन पे कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई, बच्चों को कोई सिखाया नहीं, सिर्फ 2 स्किल पे काम हुआ। तो इससे देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नंबर जो भी 6 या 7 है, शायद 7 नंबर होना चाहिए। जीटी मेथड गिव्स मच स्ट्रेस on secondary skills, whereas it ignores primary skills। हमने जो बात जो पहले देखी थी उसी बात को शब्दों में लिखा, बात वही है। क्या कह रहा है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड गिव्स मच स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी जोर, ध्यान, ज्यादा ध्यान देता है, मच यानी ज्यादा, गिव ध्यान देना, ज्यादा ध्यान देता है किस पे, कौन सी, सेकेंडरी स्किल्स। और सेकेंडरी स्किल्स क्या है, रीडिंग और राइटिंग। वेयरएज जबकि इट शब्द किसके लिए आया, जीटी मेथड के लिए। ये कौन, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये क्या करता है, इट इग्नोर्स, ध्यान कम देता है, इग्नोर उपेक्षा करता है या ध्यान कम देता है किसका, प्राइमरी स्किल्स। और प्राइमरी स्किल्स क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग। अब इसी बात को घुमा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को कि रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव्स द मेजर फोकस। इसी बात को घुमा दिया है। क्या कह रहा है कि रीडिंग और राइटिंग यानी किस मेथड में, इन विच मेथड, इसी का देख क्वेश्चन क्या बने, इन विच मेथड रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव्स मेजर फोकस, यानी किस मेथड में रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देता है या उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वही बात होगी कौन सा, जीटी मेथड। तो हमने जो आपने लिखा है ये सेकेंडरी मेथड की दोबारा हमने नाम लिख दी। तो देखो ये बात और ये बात एक ही है, शब्दों का अंतर है सिर्फ समझने का। अगला देखिए, नेक्स्ट नंबर जो है 9 देखिए, टेक्स्ट बुक हैज एन इंपॉर्टेंट रोल in this method, और हैज की जगह आप एक शब्द ये भी लगा सकते हैं, प्लेज, एक ही बात। क्या करा कि टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक,
जैसे होते हैं टेक्स्ट बुक, पासबुक, नोटबुक, जो भी। तो टेक्स्ट बुक को हिंदी में क्या बोलेंगे? पाठ्य पुस्तक। जो भी आपकी कोर्स रीडर या रैपिड रीडर है वो क्या कह रहा है? टेक्स्ट बुक हैज का मतलब होना, या प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन यहाँ तक भूमिका निभाना, क्या एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस मेथड में। देखिए जैसे आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जिनको कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, वहाँ पर आप देखिए जो छोटी क्लास में बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि पर डे उनके लिए हर दिन एक नया होता है, इनोवेटिव होता है और काफ़ी हद तक वो क्रिएटिव होता है। उन्हें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवाई जाती है, चाहे वो ग्रुप में डिवाइड करके, चाहे कोई पोस्टर मेकिंग, चाहे कोई ड्राइंग, चाहे फैंसी कंपटीशन, मतलब इस तरह के टीचिंग टूल्स, सो दैट बच्चे उसमें एंगेज रहें और स्वयं लर्न बाय डूइंग वाली चीज़ होती है। लेकिन यहाँ इस तरह की कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ आया, आपको याद करो, क्लास में जैसे टीचर आता था, आते ही वही बात खाली हाथ लटका के आता था और आते बोले यस हाँ किताब देना। वो भी बहुत ऐसे गुस्से में आता था और तुरंत वो अपना पाठ निकाला और लगातार नॉन स्टॉप वो उसकी रीडिंग करता। आधा जा गैल का होता बांग तो पल्ले क्यों पढ़तो कि क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है। वो यही सोचते कि हे भगवान यदि पूरा हो जाए तो इसकी गैल छूटे, यानी कि कोई वो उसको गेनिंग नहीं कर रहे थे, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, कोई उसने कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता कि चीज़ का, साथ में उसके पास टीचिंग टूल नहीं होते हैं ताकि जो आपकी टीचिंग वो इंटरेस्टिंग भी हो, ईजी भी हो। केवल वो एक लेक्चर मेथड से बस वो उसको लगातार उसका वो ट्रांसलेशन कर रहा था मदर टंग में, और जैसे वो फिनिश होता है तुरंत वो कहता है कि साहब इसका ये टिक लगा लो और घर से इसको कर लाना। तो यहाँ पर जो बालक और टीचर के बीच में जो हुआ, उसमें एक ही चीज़ आपके सामने, बालक के हाथ में वही बुक है, टीचर के हाथ में वो बुक है। तो टीचिंग का जो मेन टूल है वो टूल क्या? टेक्स्ट बुक है। अंदर कोई उसमें टीचिंग एड वो काम में नहीं लेता है। तो ये टीचिंग जो है, अगर पूछेगी इन विच मेथड टेक्स्ट बुक हैज या प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, तो सीधी सी बात का उत्तर क्या हो जाएगा? जीटी मेथड। अगला देखिए, द बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द बेसिक यूनिट ऑफ ए टीचिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी शिक्षण की जो मूल इकाई है, टीचिंग की जो मूल जो यूनिट है, इकाई, वो क्या है? सेंटेंस है। यही प्रश्न एग्जाम में आया था, इस पे थोड़े से आप असहमत भी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप याद करो, जब टीचर हमको पढ़ाता है क्लास में तो वो कोई किताब ली, जैसे उदाहरण के लिए उसने कोई बुक ले ली, और वो क्या बोल, उसका टीचिंग का जो तरीका होता है, इसमें जो मेथड होता है वो क्या होता है? जैसे मैं टीचर हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कोई चैप्टर खोला, जैसे चैप्टर नंबर 3 जो भी है, वाट एवर द चैप्टर, अब मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि यस ध्यान दो, वंस देयर वाज ए फार्मर, ऐसे मैंने एक लाइन बोल दी। फिर मैं क्या बोला कि देखो बच्चों ध्यान दो, वंस मानी, मीन्स को होता मीन्स लेकिन बोलते हैं मारवाड़ी मानी, कि देखो वंस मानी एक बार, वाज मानी था, ए मानी यानी मीन्स एक, फार मानी किसान। तो मैंने एक एक वर्ड को वर्ड टू वर्ड मैंने उस जो टारगेट लैंग्वेज है उसको मदर टंग में मैंने ट्रांसलेट किया है। तो यहां मेरे टीचिंग की जो यूनिट है वो वर्ड है, न कि सेंटेंस। तो होना तो उत्तर क्या चाहिए? वर्ड। लेकिन चूंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसका उत्तर सेंटेंस माना गया है, यही अपने पास प्रमाण है। तो इसमें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो मैंने बता दिया कि एक्चुअल में इसका आंसर तो क्या होना चाहिए? वर्ड, लेकिन एग्जाम में आया हुआ और उत्तर क्या माना गया? सेंटेंस माना गया। बाकी जितने मेथड हैं सब में सेंटेंस होगा। केवल एक ऐसा मेथड है जीटी मेथड, जहां टीचिंग की बेसिक यूनिट क्या होती है? वर्ड होती है, लेकिन एग्जाम में क्या माना गया? सेंटेंस माना गया। नेक्स्ट देखिए नंबर 11 क्या कह रहा है? नेक्स्ट 11 नंबर, इन दिस मेथड द लैंग्वेज is mostly used is the learners, दोबारा लिख देते हैं, लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज। इस बात को मैंने घुमाया है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि इस तरह से आए तो भी आप समझेंगे बात वही है। अगर ये 11 नंबर का पॉइंट, ये मानो कि आपने जो पहला नंबर पॉइंट पढ़ा था वो ये क्या कह रहा है, मैं आपको 1 मिनट रिवाइज कर सकता हूं आपको,
1 मिनट के लिए रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए क्या कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि इन विच मेथड मदर टंग इज यूज्ड मोस्टली, या इन विच मेथड वाइल टीचिंग मदर टंग रिमेन्स डोमिनेंट, किस मेथड में शिक्षण के दौरान जो है मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज टीचिंग में ज़्यादा हावी, प्रभावी या यूज होती है। तो सीधी सी बात है, क्या होती है, जीटी मेथड है। ये पहली विशेषता। और अब अपने जो 11वीं अभी जो किया है आप देख रहे हैं, ये देखिए वो पहली वाली बात है, क्या कर रहा है, इन दिस मेथड लैंग्वेज इज मोस्टली यूज। इस मेथड में भाषा जो मोस्टली यानी ज्यादातर जो क्लास में काम में ली जाती है, बोली जाती है टू एक्सप्लेन करने के लिए, वो कौन सी होती है, इज। वो होती है कौन सी, वो लर्नर्स की कौन सी, नेटिव लैंग्वेज। पढ़ा रहे हो टारगेट, पढ़ा रहे हो सेकेंड, पढ़ा रहे हो फॉरेन, लेकिन काम में कौन से ले रहे हो, स्टूडेंट या लर्नर जो भी है, बालकों की जो मूल भाषा है, जो उनकी पैतृक भाषा है, मातृभाषा है, उसी को आप ज़्यादातर क्या करते हैं, मोस्टली काम में लेते हैं। अगली बात 12वीं, वो भी रिपीट हो रही है। इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर taught to translate from one language to another। क्या कह रहा है कि इस मेथड में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स आर टॉट, क्या सिखाएंगे उनको स्टूडेंट्स आर टॉट, क्या सिखाया जाता है उनको, ट्रांसलेट करना सिखाता है एक भाषा से दूसरी भाषा। और कौन सी, वही बात, फॉरेन भाषा को मदर टंग में ट्रांसलेट करना सिखाता है। इस बात को मैंने पहले पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया है तो ये देखिए, इस बात को हमने देखो, ये देखो, टारगेट लैंग्वेज इज टॉट थ्रू ट्रांसलेशन, ये आ गया। तो पहला और दूसरे बिंदु को ही हमने 11 और 12 के रूप में लिखा, शब्दों का अंतर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि बात वही है, भाव वही है, सेंस वही है, बस आप शब्द अलग हैं, बस बात यही। तो किस भाषा में टारगेट लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन थ्रू पढ़ाया जाएगा, तो भी जीटी। किस भाषा में या किस मेथड में स्टूडेंट्स को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट वर्ड आती है, क्योंकि नाम इसका जीटी है, ग्रामर कम ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेशन जहां शब्द आ गया, इसका मतलब उसका उत्तर क्या होगा, जीटी होगा। अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस या ग्राउंड। ये इसका आगे चल के हम देखेंगे, इसका एक ड्रॉबैक भी बन जाएगा। ड्रॉबैक क्या कह रहा है कि इस मेथड का कोई मनोवैज्ञानिक, कोई साइकोलॉजिकल इसका कोई आधार नहीं होता है। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं, आज के जो बड़े शहरों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, आप देखते हैं कि उस जैसे ही वह बच्चा क्लास में इंटर करता है, उस वहाँ का जो एटमोस्फेयर होता है, उस कमरे का जो होता है, वो उस टीचिंग के अनुकूल होता है। जैसे दीवारों पे पेंटिंग होती है, या उसके आसपास जैसे उनको एक्सप्लेन, जैसे मान लीजिए कि लैंग्वेज लैब होती है, तो वहाँ उन चीज़ों को उसका सही, उसका उच्चारण है, उसका इंटोनेशन है, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, या कोई शब्द को, इफ एनी चाइल्ड फील डिफिकल्टी टू लर्न पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज, देन वो क्या करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उस चीज़ को दिखाते हैं कि उनके पास हर चीज़ होती है। तो या कोई भी चीज़ होती है, उनके पास स्लाइड वगैरह, उसको चला के, दिखा के, शो करके उसको सिखाया जाता है। या उनमें जैसे मान लीजिए सपोज उनके ट्यूर वगैरह होते हैं, तो एक बच्चे को उस एनवायरनमेंट से जोड़ करके यहाँ उस मेथड में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ हमने देखा इस मेथड में, जैसे ही क्लास में टीचर आया, और टीचर जैसे आया और तुरंत उसने किसी से किताब मांग ली और तुरंत उसने चैप्टर नंबर 3 या जो भी 5 खोला और तुरंत जैसे उसने शुरू कर दिया। यानी कोई भी उसकी भूमिका नहीं बनाता है,
या इस तरह का क्लास में उसके पास कोई मैप, चार्ट, स्लाइड या उसके पास कोई डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास कोई टीचिंग टूल नहीं होता है। तो बच्चा जिस जैसे उदाहरण के लिए कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे हैं। अब यूरोप महाद्वीप की आपको पता नहीं कि दुनिया में यूरोप महाद्वीप है कहाँ से, और मैं सीधा पढ़ाने लग गया। उसकी एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, उसकी दिशा क्या है, या हमारे एशिया को या भारत की किस दिशा में स्थित है, या उस वो एरिया में कितना लंबा चौड़ा है, वो एक बार मैप के ऊपर आपको दिखा दिया जाए या उसको थोड़ा सा मतलब शो कर दिया जाए, तो उस चीज़ को समझने में आप मेंटली अपने आप को वहाँ पर आप शिफ्ट कर लेंगे, और वो चीज़ को आप ऐसी इमेजिन होगी, तो उसको सीखने में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट या वो ज़्यादा ईजी लगेगा। बट यहाँ पर टीचर डजंट ट्राई टू क्रिएट सच सिचुएशन, वो बच्चों को इस तरह से मेंटली या ऐसे साइकोलॉजिकली वो तैयार करने का या उनको समझाने का उसके पास कोई टूल भी नहीं होता है, एंड वो ऐसी कोशिश भी ट्राई भी नहीं करता है। सीधा आया और मशीन रूप से उसने पढ़ा शुरू कर दिया। अब आपको पता ही नहीं कि साहब यूरोप महाद्वीप है कहाँ, उस एरिया में कितना है, उसकी क्या खास बात है, एशिया या भारत की किस दिशा में स्थित है, तो आप मशीन रूप से पढ़ रहे हैं। इसीलिए टीचिंग क्या होती है, बोरिंग होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस मनोवैज्ञानिक रूप से या उसके आसपास का परिवेश वैसा क्रिएट करने की इसमें कोशिश नहीं होती है, न इसमें ऐसा कोई टूल होता है या इसमें ऐसा कोई टीचिंग ऐड होता है। तो यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है, साइकोलॉजिकल कोई बेस या ग्राउंड आधार नहीं होता है। हम देखेंगे आगे चल के इसका ड्रॉबैक, इसी कमी बन जाएगा, और जिसके कारण ये मेथड क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग होता है। सीधी सी बात आप देखिए, जब टीचर इस मेथड से पढ़ाता था तो जैसे वो लगातार एक पीरियड में पढ़ा रहा है तो अपन ये सोचते कि उकना सी पूरा है, उकना से जाए, उकना सी घंटों लगे। तो ये तभी आप सोचेंगे जब उस चीज़ में आपकी रुचि नहीं होगी, या वो आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, या उसके प्रति आपकी समझ डेवलप नहीं हो रही, तभी आप ऐसा सोचेंगे। वरना जब कोई चीज़ समझ में आती है, अगर आपको याद है हिंदी का कोई टीचर होता था और वो कोई जैसे रस जैसी कोई होती है, श्रृंगार रस की कोई कविता पढ़ा रहा होता है और वो नायिका का कोई वर्णन कर रहा होता है और उसमें शानदार ऐसे कुछ अच्छी अच्छी बातें आती आपको बताई होगी, तो आप ये सोचते और चला जाए, क्योंकि उसमें आपको आनंद आता, उसमें मजे आते थे, क्योंकि वो समझ में आ रहा था। तो आप सोचते कि कई बार ये कहते सर वो अगले पीरियड भी थे ले लो, क्यों? क्योंकि उसमें आपको रस आ रहा था। और यहाँ ये यू आर गेटिंग बोर्डम, तो आप सोचेंगे कणा सी गैल छुट्टा, कणा सी घंटों लागे हो जाए, बस ठीक है। कई बार कहता हाँ गुरु जी पूरा गो, हाँ प्रश्न बता दो। क्यों? क्योंकि उसने टीचर ने उस एनवायरनमेंट में आपको शिफ्ट नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको मेंटली उस बनाया नहीं, या वो साइकोलॉजिकल ग्राउंड उसने तैयार नहीं किया। तो ये इसकी विशेषता भी है, और आगे चल के इसका ड्रॉबैक बन जाएगा, जिसके कारण ये मेथड क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। अगली बात देखिए क्या कह रहा है कि ये इसकी लास्ट विशेषता है, लिटरेरी लैंग्वेज is considered superior to spoken language। ये देखिए, ये इसके साथ ही इसकी सामान्य विशेषताएं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बिंदु पूरा हुआ। अब आप बोले साहब हम तो समझे नहीं, ये क्या है, ये क्या है? देखिए लिटरेरी लैंग्वेज, ये मेथड क्या मानता है कि लिटरेरी लैंग्वेज जो है उसको क्या मानता है, सुपीरियर मानता है। कंसिडर्ड का मतलब मानना। तो इन जीटी मेथड में जो लिटरेरी यानी भाषाई जो शब्दों की जो भाषा है उसको ज़्यादा सुपीरियर, श्रेष्ठ मानता है, अच्छा मानता है बजाय स्पोकन के। आपकी शायद बात ये समझ में नहीं आई। कहने का मतलब ये कि जैसे कुछ लोगों को आपने इंग्लिश बोलते हुए देखा होगा, या जैसे कई बार इंटरव्यू वगैरह आते हैं जो ये फिल्मी हीरो हीरोइन होते हैं वगैरह, तो आपने कई बार उनको ऐसे सुना होगा, वो कई बार कहते हैं यस आई लाइक यस बट, लेकिन मैंने देखा है बट आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा हम कई बार सोचते भी हैं, तो बीच में वो खिचड़ी बोलता है। जैसे शब्द आया यस नो 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 है देखते हैं, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, यानी वो अपने मन के जो एक्सप्रेशन है, जो थॉट है, उसको तो वो अपने अपन तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो उसमें पूरा जैसे कोई वचन मतलब ग्रामर का कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वो ऐसा सेंटेंस कोई फ्रेम नहीं करता। जैसे उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता है वो लगातार बोल रहा है। तो स्पोकन में क्या होता है, उसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं होती है। भाई स्पोकन का मतलब जैसे आपके आया, जैसा आपने सोचा आप तुरंत बोले जा रहे हैं, विदाउट फ्रेमिंग एनी वर्ड ग्रामेटिकली
वो करेक्ट या ऑर्डर को आप जज नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ आप बोलेंगे, वो तो थी स्पोकन। और स्पोकन तभी आप अच्छा कर पाएंगे। आप उसे पूरे वाक्य बनाने लग जाएंगे। जैसे अपन पहले कई बार कहानियां वगैरह 9th 10th में बनाते थे, तो अपन कहता भाई मान तो कहानी बनानी बनी भाई, तो कहता कहानी कैसे कि 10 साया कहानी आवा, जहाँ आप एक वचन लगाता कि एक बार एक था, तो था यानी वाज, पूरा एक वचन, बहुवचन, प्रेजेंट, पास्ट का सारा ध्यान। तो ये क्या कर रहा है कि लिटरेरी लैंग्वेज, और लिटरेरी मतलब ग्रामेटिकल लैंग्वेज, तो आपको ग्रामर अच्छी होगी तभी आपकी भाषा में शुद्धता आएगी। ये तो कह रहा है कि जो स्पोकन है उसकी अपेक्षा ये बोलने की भाषा ग्रामेटिकली जो शुद्ध है उसको ज़्यादा महत्व देता है, उसको ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर करता है, इसलिए इसमें ग्रामर फोकस करता है और इसलिए ग्रामर को अलग से पढ़ाया जाता है। यानी स्पीच जो है आपका, स्पोकन स्पीकिंग जो है, इसको इतना महत्व नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि लिखने में रिटन लैंग्वेज क्या हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, वो शुद्ध हो। ये तो इसकी अपने ये लगभग अपने इसकी 14 बातें देखी। आप दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पहली बात आपने क्या देखी, मदर टंग क्लास में डोमिनेंट रहती है। दूसरी बात, टीचिंग के दौरान जो टारगेट लैंग्वेज ट्रांसलेट से पढ़ाएंगे। अगली बात, ग्रामर जो है लैंग्वेज सोल होती है, ग्रामर को सेपरेटली पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, उनमें प्राइमरी कौन सी हैं, सेकेंडरी कौन सी हैं, फिर रिसेप्टिव कौन सी हैं, प्रोडक्टिव कौन सी हैं। उसके बाद जीटी मेथड जो है सेकेंडरी स्किल्स को क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, प्राइमरी को इग्नोर कर रहा है। जो है आपकी रीडिंग और जो राइटिंग है वो रिसीव्स मेजर फोकस। इसमें टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई साइकोलॉजिकल ग्राउंड नहीं होता है। इसमें जो क्लास में टीचिंग दौरान जो ज़्यादातर भाषा बोली जाएगी वो जो लर्नर है, जो है अधिगम करता है, यानी बालक, उसकी जो है वो नेटिव लैंग्वेज होती है। इसमें बालक को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है। और इसमें जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो स्पोकन लैंग्वेज तुलना में ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है। ये इसकी कुछ खास बात है। अब देखिए, जो टीचिंग मेथड उसका हमेशा हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, उसके जो मेरिट्स या डिमेरिट्स होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स या उसके एडवांटेजेस होते हैं। तो इस मेथड के लाभ, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं और इसके अवगुण क्या क्या हैं, तो देखते हैं। पहले इसके गुण देखते हैं। तो देखिए, मेरिट्स, विशेषताएं पूरी हो गई। अब इसकी मेरिट्स क्या क्या है ये देखिए। तो नंबर 1, इसके मेरिट्स क्या क्या है। तो देखो सीधी बात, दिस मेथड increases learners वर्ड पावर, और इसी को आप शब्दों में कह सकते हैं वोकैबुलरी। ये कह सकते हैं। ये मेथड इंक्रीजेज, बढ़ाता है क्या, लर्नर्स के क्या, वर्ड पावर को, यानी उनकी मीनिंग, वोकैब को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। आपको याद होगा जब अपन छोटी क्लासों में थे तो क्लास में टीचर कहता कि चलो आज छठा पाठ शुरू करते हैं, और दीदी सीधा उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो पीछे से लड़कों की आवाज़ आती कि सर मायनात कौन लिखा है, सर मीनिंग कौन लिखा होगे। तो बिल्कुल वो पहले किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मीनिंग लिखाता था, और वो कहता भी था कि ये पाठ पूरा गया, कल मैं इसके मीनिंग पूछूंगा, आप सभी इसको टकाटक कर लाना वरना मैं सबकी खाल लाल कर दूंगा, वो कहता था। तो मीनिंग पे विशेष जोर होता था। और अगर आपको याद है तो अपने पहले एक विमल का एक आता था, वो छोटा सा कोई जिसको बोलते थे चौपन्या, या कोई या छोटा सा एक बुक आती पॉकेट बुक के रूप में, वो मायना को तो मीनिंग को तो हार्ड वर्ड्स का होता था, उसको तैयार। तो देखिए अलग से बाकायदा इंग्लिश के लिए एक पॉकेट बुक के रूप में एक मीनिंग बुक भी आती थी। टीचर किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मीनिंग अलग से लिखाता था, हार्ड वर्ड्स लिखाता था जिसको अपन मायना कहते थे, और वो सेकंड डे पूछता भी था, और जिसको नहीं आते थे उनको वो छोटा भी मारता था। तो इसका फायदा क्या हुआ, इससे बच्चों का वर्ड पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो है उनके पास उनका वोकैब बहुत अच्छा हो जाता है। ये इसका अच्छी बात है। देखिए दूसरी बात, नंबर 2 क्या है, स्टूडेंट्स learn vocabulary items by heart। ये देखिए बाय हार्ट लिखा मैंने।
देखिए बाय हार्ट का जैसे एक शब्द कंठस्थ, कंठस्थ के लिए आपके सामने 3 वर्ड हो सकते हैं, ऑन द टंग, टंग का मतलब जीभ, ऑन द टंग, ऑन द टिप्स और लर्नड बाय हार्ट। दोबारा सुने, ऑन द टंग यानी जबान पर, टंग यानी जीभ यानी जबान, ऑन द टंग, ऑन द टिप्स और लर्नड बाय हार्ट। तो लर्नड बाय हार्ट का मतलब कंठस्थ करना। तो कह रहा है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, जो भी वोकेबलरी आइटम है, जो भी कोई वर्ड मीनिंग है या मान लीजिए ग्रामर के रूल्स हैं जो भी हैं, उनको वो क्या करते हैं कंठस्थ कर लेते हैं कि साहब एक सिंगुलर नाउन कौन कौन से हैं, प्लूरल नाउन कौन कौन से हैं, प्रेजेंट के सारे 4 पार्ट कौन कौन से हैं, टोटल कुल टेंस कितने हैं, पेसिव वॉइस के रूल्स क्या है, एक्टिव को पेसिव में चेंज करने की, ये सारी बातें और वो सारा क्या करते हैं लर्नड बाय हार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात, ये बालकों में क्या करता है, बालकों के शब्दकोश को बढ़ाता है, उनके जो हार्ड वर्ड्स को बच्चे बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं। दूसरी बात, ग्रामर के सारे नियम वगैरह और जो अन्य सारे क्वेश्चन चाहे आपके आंसर हो चाहे अन्य चीज़ें हो, उनको बहुत अच्छे से वो कंठस्थ कर लेते हैं। तीसरी बात, नंबर 3, इट इज एंड नॉट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, ये मेथड महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिनके लिए सब आता है कॉन्वेंट स्कूल, जो काफ़ी महंगे खर्चीले स्कूल होते हैं, वहाँ क्या होता है फीस के साथ साथ हर दिन बच्चे को कहते हैं कल आप ये फ्रूट लेके आना, कल आप ऐसे फैंसी ड्रेस पहन के आना, कल आप ये ड्राइंग चार्ट बना के लाना। पर डे उनको कोई न कोई एक्टिविटी दी जाती है या स्कूल में करवाई जाती है। बालकों से हर दिन कुछ न कुछ नया मंगा के उनको एंगेज किया जाता है। आप आज रेड कलर की ड्रेस पहन के आना, आज आप ये करना, ये फ्रूट लाना, कल ये चीज़ सिखाएंगे। तो हर दिन पेरेंट्स को जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ न कुछ ला कर देना पड़ता है। तो पर डे खर्चा हो रहा है, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं। बस एक बार किताब ला दी कॉपी, पूरी साल वो चलेंगी, कुछ नहीं चाहिए। बस ड्रेस भी फटने बाद दोबारा कभी सिलवाते नहीं थे, वही चल जाती थी पूरी साल भर। तो इसमें कोई अन्य आपका अदर एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ये बहुत ही सस्ता है। और चूंकि जो ग्रामीण इलाके हैं, राजस्थान चूंकि अब तो अलग मीडियम आ गया, पहले गांव के हिसाब से जो है एक एवरेज परिवारों के लिए ये मतलब सूटेबल है, क्योंकि वो महंगी चीज़ एक्सपेंस जो मतलब एजुकेशन है उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसलिए गाँव के हिसाब से या जो है सामान्य परिवारों के लिए ये एकदम सूटेबल है। तो ये भी इसका गुण है कि इसमें अनावश्यक कोई खर्चा नहीं है। टीचर आया, पढ़ाया, कोई टूल नहीं चाहिए, कोई इसको कभी एप्पल, कभी गवावा, कभी ये ड्रेस, कभी वो ड्रेस, कुछ नहीं चाहिए। आराम से चुपचाप बैठे हैं और पीछे उसने पढ़ा दिया और हमने सुन लिया और बस जो पसंद दिए वो कर लाए। तो कोई खर्चा नहीं है, ये सस्ता है। लास्ट देखिए, इट फॉलोज, इट शब्द के इसके लिए जीटी मेथड के लिए, इट फॉलोज फ्रॉम, इट फॉलोज सिंपल टू हार्ड कह सकते हैं, या इसी बात को क्या कह सकते हैं कि इसको आप ये कह सकते हैं, एक शब्द इसके लिए आता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्क्रीट का हिंदी में होता है मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट का होता है अमूर्त, अमूर्त। ये तो हमसे प्रश्न पूछे कि विच मेथड फॉलोज द टीचिंग रूल, विच मेथड फॉलो द टीचिंग रूल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हार्ड कह दो चाहे कॉम्प्लेक्स कह दो, कठिन, जटिल। पहले इसमें बालक को सरल चीजें, सामान्य चीजें बताती हैं, उसके बाद में कठिन चीजें बताती हैं। या पहले चीज बालक को मूर्त और उसके बाद अमूर्त। मूर्त और अमूर्त को मतलब यूँ समझ लो, जैसे एक बालक है, उसको आप पहले बताएंगे साहब, उसको बताएंगे काऊ, तो काऊ उसको दिख रही कैसी होती है, वो काली या सफ़ेद है, वो क्या जो भी है दूध देती है या गोबर देती है, हर चीज़ दिख रही है उसको, हर चीज़। जैसे मान लीजिए मैंने पेन दिखा, तो पेन को, ये चीज़ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको यू कैन सी, यू कैन टच, जिसको देख सकते हैं, आप छू सकते हैं। लेकिन बालक को आप कहेंगे साहब सत्य, उसे बोले कि क्या धर्म, उसे बोले ईश्वर। तो ये ऐसी चीज़ हैं जो दिखती नहीं है, जिनको छू नहीं सकते। तो ये अवधारणात्मक चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई मूर्त नहीं, उनका कोई शेप नहीं, उनका कोई साइज नहीं है, ऐसी चीज़ों को फिर बहुत हायर थिंकिंग चाहिए, तो वो फिर अपर लेवल पे होती है। तो यहाँ पहले बालक को मूर्त चीज़ों को
मूर्त का मतलब जिसका कोई शेप और साइज हो, जिसको बच्चा देख सके, जिसको छू सके, उसको वो जल्दी सीखता है, और अमूर्त चीज़ यानी कठिन चीज़ों को बाद में सीखता है। तो ये मेथड जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहते हैं, चाहे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट को फॉलो करता है। ये इसकी 4 गुण कहें या इसके मतलब लाभ कहें बता सकते हैं। तो ये बच्चों की वर्ड पावर को बढ़ाता है, ये बच्चों के वोकेबलरी आइटम्स को बहुत अच्छे से लर्न बाय हार्ट करते हैं, ये महंगा नहीं है, और ये सरल से कठिन के सिद्धांत को फॉलो करता है। अब देखिए इसकी अवगुण या इसकी कमियां, देखिए ड्रॉबैक्स कह दो चाहे डीमेरिट्स कह दो। ये देखिए नंबर 1, देखिए कमियां तो बहुत सारी हैं, यानी किसी में कमियां तो हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी उसकी प्रशंसा तो अपने से हो ना हो, लेकिन कमियां निकालने में अपने 1 नंबर है, बिल्कुल ये अपने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मेथड में आप 1000 कमियां गिना सकते हैं जो इसके अवगुण हैं, जो इसमें देखिए। तो आप कह सकते हैं कि इट इग्नोर्स प्राइमरी स्किल्स, और प्राइमरी स्किल्स का मतलब हो गया लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये प्रश्न बन गया कि विच मेथड इग्नोर्स प्राइमरी स्किल्स यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जबकि ये मेजर फोकस करता है रीडिंग और राइटिंग पे। तो वहां बताता है कि वो तो इसका गुण हो गया, लेकिन ये इसका क्या हो गया, अवगुण या इसकी कमी हो गई। तो ये मेथड जो है बच्चों की प्राइमरी स्किल्स को, कभी भी क्लास में जब टीचर आया तो उसने क्लास में आते ही हमें बोलने का, इंटरेक्शन, आपस में बात करने का मौका नहीं दिया। बस यही, अगर हमने बोलना भी चाहा तो उसने एक ही शब्द बोला कि कौन बोला है रे, अरे कौन बोला है, यही बोला, डांट के दबा दिया, और यही नतीजा कि आज तक कोई नहीं बोला। जब बोलने की बारी थी तो हम हमेशा हिचकते थे, एक हेजिटेशन होता है, पीछे खिसक सकते हैं, लैगिंग बिहाइंड। क्यों? क्योंकि अपना स्पोकन, अपनी स्पीच जो है ना, इस स्किल को उसने डेवलप करने का, क्लास में खड़ा होकर बोलने का या बालकों को आपस में इंटरेक्शन करने का क्लास में टीचर ने कभी मौका ही नहीं दिया। ओनली वन साइडेड, ओनली वन मैन शो रहा क्लास में। इसलिए ये अपना स्पोकन और लिसनिंग भी, जैसे आप देखते हैं शब्दों के सही उच्चारण वगैरह हम बहुत कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में उसने न तो हमें सही उसने सुना, वो भी जल्दी में, कई बार टीचर खुद ही गलत बोल जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो अपने लिए फॉरेन लैंग्वेज थी तो इसमें इतनी मास्टरी बहुत कम लोगों की है, तो सुनने में भी दिक्कत हो गई और बोलने का उसने मौका नहीं दिया। तो ये दोनों स्किल जो है अपनी, यूँ कहें कि इन पे ध्यान कम दिया गया, इनको महत्व कम दिया गया, और इसीलिए इसमें प्रवीणता, इनमें अपन एक्सपर्टाइज नहीं कर सके। अगली बात देखिए नंबर 2, इट गिव्स या पेज लेस इंपॉर्टेंस या आप बोले अटेंशन टू द oral aspect of the language. ये देखिए, इसके में आगे अपन एक बात और लिखेंगे क्योंकि अब नीचे स्पेस नहीं है। क्या कह रहा है? इट का मतलब जीटी मेथड। ये जो मेथड है वो गिव्स यानी देता है। देखिए पे का मतलब चुकाना, लेकिन यहाँ भी अर्थ देना से आता है। ध्यान देखिए, इंपॉर्टेंस है तब तो गिव्स है, और अटेंशन हमेशा पे होता है। कहते हैं प्लीज पे अटेंशन, ऐसे नहीं बोल देंगे प्लीज गिव अटेंशन। अटेंशन हमेशा पे होता है, इंपॉर्टेंस के लिए गिव वर्ब आएगी। तो ये जो मेथड है, ये लेस का मतलब कम, ये बहुत ही कम महत्व देता है या कम ध्यान देता है। किस पर? लैंग्वेज का जो भाषा का जो पहलू होता है। लैंग्वेज दो ही पहलू होते हैं, या तो रिटन या ओरल, या तो लिखित या मौखिक। याद करो स्कूल में अपने 2 एग्जाम होती थी। लिखित एग्जाम होने के बाद कहते अब हमारी मौखिक है, अब हमारी मौखिक उसी वो जो 30 नंबर की या जो भी 5-10 नंबर की। अर्धवार्षिक और वार्षिक होने के बाद में अपनी 2 एग्जाम होती थी, एक लिखित एक मौखिक। कभी मैथ्स की मौखिक नहीं होती थी। मौखिक हमेशा भाषा की होती है, क्योंकि भाषा को बोल के भी देखना आता है कि बच्चे की उसमें कितनी प्रवीणता है, उसमें उसकी कितनी फ्लुएंसी है, उसमें उसकी कितनी शब्दों के उच्चारण में उसकी एक्यूरेसी है, ये देखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओरल भी है, जो लैंग्वेज का जो पहलू है मौखिक,
एक्सपर्ट मतलब पहलू, इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अब आप बोले साहब ओरल क्या होता है, लैंग्वेज का ओरल एस्पेक्ट में क्या शामिल होता है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें किसी भी शब्द का उसका प्रोनंसिएशन है, या उस शब्द में जो है एक होता है इंटोनेशन वगैरह ही होते हैं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, और इंटोनेशन क्या था, शब्द का अप एंड डाउन। अपने वोकल कोड से जब कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसे यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद में अपनी जो टंग, मुंह, लिप्स तक कई बार साउंड पिच पे क्या होती है, फाल होती है, यानी यूं मानो कि इस तरह से होती है, ऐसे। ये बहुत उतार चढ़ाव हो गया। जैसे मैं एक वर्ड बोलूं, जैसे एग्जामिनेशन, तो देखो एग्जामिनेशन, देखो एग्जामिनेशन, पहले स्लो, लो, और देन पिच पे होगी हाई, एग्जामिने, काफी लॉन्ग चलेगी, ऊंची चलेगी, इसको बोलते हैं इंटोनेशन। तो इन चीज़ों पे हमको टीचर ने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं सिखाया, और इसीलिए हम कई बार बहुत सारे शब्दों को हम गलत बोल जाते हैं। तो ये भी इसका ड्रॉबैक हो गया। अगली बात देखिए, नंबर 3, इट इज बोरिंग। ये बोरिंग मेथड है, इट इज बोरिंग मेथड। क्यों, कोई पूछे क्यों, बिकॉज आप कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज नो एक्टिविटी। ये जो मेथड है ये कैसा है, ये बोरिंग है, उबाऊ मेथड है, हम उब जाते हैं। देखिए बहुत ही कम टीचर रहे होंगे आपकी स्कूली लाइफ में, आपने जहां पढ़ा है, जिनकी क्लास का आपने बेसब्री से वेट किया होगा, या यूं लगा होगा कि ये पढ़ाता रहे, क्योंकि वो कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई हंसी, कोई मजाक, कोई चुटकुला, या कोई जैसे मान ली कोई बाहर घुमाना, कोई फील्ड में कोई चीज़ मतलब कोई प्रोजेक्ट करवाना, या कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, या कोई इस तरह के माध्यम का सहारा लेके कोई टीचिंग टूल के उसने टीचिंग, कभी कंप्यूटर लैब में ले जाके, कभी लाइब्रेरी में ले जा करके, या कभी कोई लैंग्वेज लैब में ले जा करके उसने सिखाने का कोशिश नहीं किया। सीधी सी बात ये। इसलिए या बच्चों को आपस में कोई चीज़ जैसे ग्रुप में डिवाइड करके उनको कोई प्रोजेक्ट या उनको कोई असाइनमेंट देकर उसने करवाने की कोशिश नहीं किया, चुपचाप लाइन बैठा दिया। यदि किसी ने बोलने की कोशिश की तो टीचर ने यही कहा कि कौन बोला है, अरे कौन बोल रहा है, बहुत गुस्से से डांट के। तो बच्चों में जो है झिझक वो वहीं की वहीं रही, और उनकी जो इनर एबिलिटी है स्पोकन या स्पीच जो है वो कभी इंप्रूव नहीं हो पाई, और बच्चों को एक्टिविटी बिना बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ये बोरिंग क्यों है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी नहीं है और न उसमें इंटरएक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, इसलिए बोरिंग है। अगला देखिए, नेक्स्ट नंबर, दिस मेथड इज ए टीचर सेंटर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आज जो शिक्षा वो क्या, चाइल्ड सेंटर्ड है। आज की शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है 2005 के बाद, एनसीएफ आने के बाद हम देखते हैं नया जो पाठ्यचर्या कार्यक्रम आया, उसमें जो शिक्षा का केंद्र में वो बालक को माना गया है। लेकिन यहाँ केंद्र कौन है, यहाँ टीचर है। यहाँ ओनली वन साइडेड होता है। कोई जो है क्रिया प्रतिक्रिया, आपस में जो विचारों का आदान प्रदान, या बालक को बोलने का मौका, या उसको बोर्ड पे आगे आने का, या उसको करके दिखाने का, या करके सीखने का मौका नहीं होता है, क्योंकि टीचर यहाँ पर क्लास में हावी या प्रभावी होता है। और एकदम प्रैक्टिकली अपने सब देखा है, क्लास में टीचर ही हावी रहता था, कोई नहीं बोलता था, बहुत गुस्से में आता, और कई बार तो हाथ में डंडा लेके और आता था। तो यदि कोई बालक बोलने क्या कुछ पूछने की करता तो भी वो डर जाता था। तो यहाँ या मेन चीज क्लास में हावी प्रभाव कौन हो गया, ये टीचर सेंटर्ड। तो ये गलत बात है। इसलिए बालक को कुछ करने का, नया करने का, सीखने का, रचनात्मक उसका पहलू कभी उजागर नहीं हुआ, इसलिए इसका ड्रॉबैक बन गया। या यूं कहें, अगर इसी बात घुमा के आप यूं कह सकते हैं, इन दिस मेथड द टीचर हैज एन अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक रोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस मेथड में जो शिक्षक की जो भूमिका होती है, होना तो क्या चाहिए, टीचर एक फैसिलिटेटर होती है, फैसिलिटेटर।
मतलब सुविधा प्रदाता, जो बालक की हर गलती को सहज मान के उसको मतलब उसको डांटे नहीं, उसको रिव्यू साइड नहीं करे और उसको दोबारा एक्सप्लेन करे, उसको गाइड करे, उसको मोटिवेट करे, तब बालक नहीं। क्योंकि आप जब भी कुछ नया सीखेंगे, नेचुरल है गलतियां होना, इट्स नेचुरल आउटकम। वेन एवर यू लर्न समथिंग न्यू, वेन एवर यू लर्न समथिंग न्यू, एरर्स मस्ट बी, गलतियां होना है। याद करो मैंने पहली बार साइकिल जब चलाई थी तब कई बार गिरे थे, कई बार उल्टे सीधे भिड़े थे, कई बार आपके टक ने जो भी टूटे फूटे होंगे। तो कोई भी जब पहली बार हमने चलना सीखा था तो कई बार अपने दांत टूटे थे, यहाँ थोड़ी बार कई बार लगी थी। तो कुछ भी आप नया करेंगे तो कुछ गलतियां होंगी। अब टीचर ने हमें, जब अपने स्कूल में थे टीचर ने हमें थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लिख दिया तो टीचर ने उसको सही हमें सपोर्ट या मोटिवेट करके उसको सुधारने की कोशिश नहीं किया, उसने डांट लगाई थी। और इसलिए हम दोबारा न तो टीचर के पास गए, न टीचर ने हमें गाइड किया, और वो गलती वहीं की वहीं रहेगी। और अब उस गलती को सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी कच्ची अवस्था में चाहे कोई मिट्टी हो चाहे कोई बालक हो, उसको आकार देना, उसको सिखाना आसान होता है। जब वो पक करके, जब कठोर होकर हमारी आदत में शुमार हो जाती है, ये आदत बन जाती है, फिर उसको मोड़ना या उसमें नया एक आकार देना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ टीचर जो है वो टीचर किस भूमिका में होता है? यहाँ टीचर अथॉरिटेटिव होता है। अथॉरिटेटिव का मतलब आधिकारिक, बस वही है, वही अधिकारी है। वो एक सहायक, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक, एक सहयोगी होने के बजाय क्या होता है अधिकारी, या ऑटोक्रेटिक होता है, निरंकुश होता है। उसने बालक को कभी अपने पास आने का, सहज होकर सिखाने का, उसके डर को दूर करने का नहीं, बल्कि निरंकुश सत्ता के रूप में होता है। तो देखिए दोनों ही, ये दोनों सब बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव। तो इन विच मेथड टीचर हैज एन अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक रोल, देन यू विल से जीटी मेथड। इन विच मेथड टीचर हैज ए टीचर सेंटर्ड रोल, तो अभी कह सकते हैं जीटी मेथड। ये कैसा मेथड है? एक बोरिंग मेथड है, आप ये बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। अगला देखिए, तो देखो जैसे अपने इसने जो देखा था, ये देखो इसके जो ड्रॉबैक्स में, पहली बात ये प्राइमरी को इग्नोर कर रहा है। प्राइमरी स्किल्स कौन कौन सी हैं आपके पता है? लिसनिंग और स्पीकिंग होती है। दूसरी बात, ये जो भाषा, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कौन सा पहलू ओरल, ओरल का मतलब मौखिक, और मौखिक यानी बोलना। और बोलने में क्या होता है? बोलने में जैसे आप देखते हैं कि बोलने में क्या होता है कि शब्द का सही उच्चारण, किस शब्द को कहाँ शॉर्ट, कहाँ लॉन्ग, हाई बोलना है, ये चीज़ें इसमें नहीं सिखाई जाती हैं, या इन पे टीचर ने कभी हमसे प्रैक्टिस नहीं करवाई, या बोलने का मौका नहीं दिया, या सिखाया नहीं। इसके अलावा ये बोरिंग भी है क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, और इसमें जो शिक्षण का मुख्य केंद्र होना तो बालक चाहिए, लेकिन होता टीचर है। सारी गतिविधियाँ उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। बालक को कभी केंद्र रख के उसको आगे बुला के उसको मौका नहीं दिया गया। और यूँ कहें इसमें टीचर किस भूमिका में होता है? एक निरंकुश तानाशाही सत्ता के रूप में होता है। इसलिए हम उससे कभी पास में जाके कोई प्रश्न पूछने के कभी हिम्मत भी नहीं हुई, और डर लगता था कि डांटेगा या माए पड़सी जो भी है, यूँ इतना फ्रेंडली, इतना ईजी मूड में नहीं रहता था। और देखिए ये बच्चों में रटंत प्रवृत्ति को बढ़ाता है। रचनात्मक होना चाहिए बालक, लेकिन रटंत प्रवृत्ति ये नेगेटिव बात है। और ये लैंग्वेज जो स्किल्स हैं, उन चारों स्किल्स को सम्मान महत्व नहीं देता है। ये केवल सेकेंडरी स्किल्स यानी रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा फोकस करता है। तो जीटी मेथड जो है उसमें मैंने पहली बात बताई आपको कि जो हिंदी के लिए 3 वर्ड, इंग्लिश से 4 वर्ड, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने 10-12 देखी हैं, कुल 14 हैं, लेकिन 2-3 तो वो रिपीट हो रही हैं, लगभग इतनी बातें 10-12 लाइनें हैं। उसके बाद इसके गुण में 4 बातें, वो भी छोटी छोटी बातें, और जो है ड्रॉबैक इसमें 6-7 बातें। ये यदि आपको तैयार हो गया, इसको आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, तो यदि जिसको जीटी तैयार है उसको डायरेक्ट मेथड, जो नेक्स्ट मेथड अपने शुरू करेंगे, वो अपने आप ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट है। तो इस मेथड को आप दोबारा देखें वीडियो के रूप में, और इसको शानदार अपने नोट्स के रूप में बना लें अपनी कॉपी में। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।